नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 27,561 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। साथ ही एक दिन के भीतर 40 मरीजों के मौतों की पुष्टि भी हुई है। यानी जनवरी की शुरुआती 12 दिन में कोरोना से 133 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। साथ ही आज यहां संक्रमण दर 26.22 दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर में 24 घंटे के भीतर 40 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ दिल्ली में अब कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 25,240 हो गया है। इसी के तहत लगातार प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। डीडीएमए की बैठक भी लगातार हो रही है और इसी को लेकर डीडीएमए और दिल्ली सरकार तमाम सुविधाओं का जायजा भी ले रही है और वहां पर सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश भी है। बावजूद इसके कोरोना जो है वो अपना कहर बरपा रहा है और कोरोना से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार बैठक हो रही है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान, और राजधानी दिल्ली में तो नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया है। और इसी कड़ी में दिल्ली में कोरोना को लेकर एक बार फिर से ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर बता दिया गया है और तीसरी लहर में लगातार मरीजों की मौतों की पुष्टि जो हो रही है उसमें 24 घंटे के भीतर 40 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। यानी कि मौत का कुल आंकड़ा 25,240 पर पहुंचा है। और दिल्ली में अगर आपको बताएं पिछले 24 घंटों के आंकड़े तो 27,561 नए कोरोना के केस मिले हैं, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली एक बार फिर से कोरोना की चपेट में घिरती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के आदेश दे दिए गए हैं। डीडीएमए द्वारा लगातार बैठकें की जा रही है और कई पाबंदियां भी लगा दी गई है। हालांकि हाल ही में सीएम केजरीवाल का ये बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल दिल्ली में पाबंदियां लगाने के मूड में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, अलग अलग तरीके से पाबंदियां भी लगाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा और डीडीएमए द्वारा, बावजूद इसके कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, क्या कारण माने जाए इसका? यहाँ पर जब बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार की बात करें या फिर डीडीएमए की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं पाबंदियां जरूर की जा रही है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कोरोना का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया है। मगर अभी तक कोरोना का जो ग्राफ है यानी कहीं जो है तो आंकड़े जो है वो घटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी के लेकर जो पिछले 24 घंटे में खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था 25,000 से ज्यादा के केस आ सकते हैं, तो लगभग 27,500 से ज्यादा के केस आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि दिल्ली के अस्पतालों के अंदर सुविधाएं हैं, उनके पास अभी तक बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं, बेडों की संख्या भी अभी बहुत कम है, लगातार इलाज भी किया जा रहा है और सबसे ज्यादा आईसीयू यानी कि होम आईसीयू के द्वारा ही इलाज किया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार चिंतित होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार ये भी प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कहा जाए, मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जाए। मगर जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वायरस को कहीं ना कहीं दावत देते हुए नजर आ रहे हैं, वायरस को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्ती करनी होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अभी तक मेट्रो सेवाओं की बात करें या फिर कहें डीडीसी हॉस्टल की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं फुल सीटिंग के साथ यानी कि हर सीट पर व्यक्ति को बैठने की अनुमति दी हुई है। मगर यहाँ पर बात करें और जगहों पर या रेस्टोरेंट की बात करें या फिर होटलों की बात करें, वहाँ पर 50% की गैदरिंग के हिसाब से ही अनुमति दी गई है। खाना खाने के लिए भी यानी कि बारों के अंदर जाने की भी अनुमति 50% की करीब दी हुई है। तो मेट्रो सेवाओं के अंदर भी कहीं ना कहीं 50% की सुविधाएं देनी चाहिए ताकि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बने रहे। और यहाँ पर बात करें बाजारों के अंदर जो भीड़ है उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को और ज्यादा सख्ती करनी चाहिए थी। मगर अब देखना होगा जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था, वीकेंड कर्फ्यू सोमवार वो खत्म भी हो गया। अब कहीं ना कहीं फिर दोबारा से कल दोबारा से कहीं ना कहीं वीकेंड कर्फ्यू लगाने की कोशिश की जा सकती है। मगर देखना होगा डीडीएमए की तरफ से या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से क्या वीकेंड कर्फ्यू दोबारा से लगाया जाएगा। मगर आंकड़े जरूर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर दिल्ली सरकार बार बार कोशिश करती नजर आ रही है, जनता से अपील भी की जा रही है। और वही अपील हम एएनबी के माध्यम से भी जनता से अपील यही करते हैं कि लोग मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और सैनिटाइजर का यूज करते रहे। जी
जी, फिलहाल जिस तरीके से तमाम पाबंदियाँ लगाई गई है, वीकेंड कर्फ्यू लागू है दिल्ली में, इसी के साथ नाइट कर्फ्यू भी लागू है। ये तमाम जो पाबंदियाँ हैं, इसके बावजूद अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं हम आमजन की लापरवाही इसमें मान सकते हैं। क्योंकि लगातार अगर पाबंदियाँ हैं, उसके बावजूद भी बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग घूम रहे हैं अगर बाज़ारों में, सड़कों पर, तो कहीं न कहीं ये हमारी ही लापरवाही की तीसरी लहर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जनता की सबसे बड़ी लापरवाही है क्योंकि लोग बाग खुद अपने आप को जागरूक करें और खुद मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का खुद दायरा बना के रखेंगे तो कहीं न कहीं दूसरों को भी वायरस नहीं होगा और हमें भी वायरस नहीं होगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बाज़ारों के अंदर लगातार लोग जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो सिर्फ देखने के लिए ही मिल रहा है, यानी किताबों के अंदर ही है। मगर यहाँ पर धरातल की बात करें तो कहीं न कहीं पुलिस को जो कहा गया था कि थोड़ी-सी सख्ती करे, डीएमए की भी टीम को भी कहा गया था कि सख्ती करें। लगातार ये भी कहा जा रहा था कि बाज़ारों के अंदर और ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए थी, मगर बाज़ारों के अंदर सख्ती बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। व्यापारी ज़रूर अपने ग्राहकों को थोड़ा बहुत जागरूक करने की कोशिश करते हैं, मास्क लगाने के लिए बोलते हैं, मगर मार्केट के अंदर ना तो व्यापारी होता है, ना ही क्या कहते हैं ग्राहक होता है। मगर यहाँ पर बात करें लगातार अधिकारियों की तरफ से जो सख्ती होनी चाहिए, चाहे वो सिविल डिफेंस के जवान हो, जुर्माना करने के लिए हो, लगातार कहीं न कहीं वो कोशिश में कहीं न कहीं कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जनता जो है वो कहीं न कहीं अनदेखी करती हुई नजर आ रही है। मगर इसी की वजह से कहीं न कहीं आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर पिछले 24 घंटे के अंदर 27,000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं। मगर देखना होगा कल क्या, यानी कि स्लाइड है वो जिस तरीके से बीडीएमए की तरफ से दोबारा से कहीं न कहीं वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है, तो फिर देखना होगा कि कितनी बड़ी सख्ती की जा सकती है। मगर कहीं न कहीं जो कैसे मजदूर वर्ग है, वो कहीं न कहीं इससे परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। उसको कहीं न कहीं रोजी-रोजगार के लिए कहीं न कहीं दिक्कतें आती नजर आ रही हैं। जी। राजीव, फिलहाल दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या कुछ हाल है? देखिए, बिल्कुल बात करें, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो लगातार अस्पतालों के अंदर खुद अरविंद केजरीवाल और यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन है, वो लगातार मॉनिटराइज कर रहे हैं, अस्पतालों से कॉन्टैक्ट किया हुआ है, यहाँ तक कि अस्पतालों के अंदर जाके भी देख रहे हैं। और पीछे परसों ही जाके अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेसी के यानी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर, लोक नायक अस्पताल के अंदर जाके मुआयना किया, अस्पतालों के अंदर कितने बेड हैं, कितने लोग भर्ती हैं, किस तरीके का इलाज किया जा रहा है, कोरोना का भी इलाज किया जा रहा है या फिर और बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है। ये सारी सुविधाएं जो लगातार कहीं न कहीं दिल्ली सरकार खुद अपने हाथों से देखती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बिल्कुल लगातार अस्पतालों में मिल रही है, ऑक्सीजन बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, वेंटिलेटर बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, यहाँ तक कि टीकाकरण की जो सेंटर है उनको भी बढ़ाया जा रहा है। वैक्सीन के लिए लगातार कहीं न कहीं जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जिनको बूस्टर डोज देनी है, वो भी लगातार की जा रही है। बच्चों के लिए भी 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मगर लगातार कहीं न कहीं जनता की तरफ से थोड़ी बहुत लापरवाही देखने को मिल रही है और उन अधिकारियों की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है, जो बाज़ारों के अंदर जिनको ड्यूटी लगाई हुई है, यानी कि जिनकी मॉनिटराइज करने के लिए अधिकारियों को बैठाया गया है, उनकी तरफ से लापरवाही, जिसकी वजह से जनता भी कहीं न कहीं बाज़ारों के अंदर लापरवाही करती हुई नज़र आ रही है। जी। फिलहाल जिस तरीके से तमाम स्थितियां हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए अलग-अलग पाबंदियां सरकार लगा रही है। लेकिन ये पाबंदियां जब पालन इसका नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही उनकी कहेंगे, क्योंकि प्रशासन पालन नहीं करवा पा रहा है। दिल्ली पुलिस और प्रशासन फिलहाल क्या कुछ कर रहे हैं इसके मद्देनजर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें प्रशासन की तो यानी कि एसडीएम की टीम और यानी कि दिल्ली पुलिस की टीम, दोनों ही टीम लगातार जिनको सख्ती करने बरतने के लिए कहा गया है, खुद वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया कि हम दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस को और एसडीएम की टीम को दोनों को सख्ती बरतने के लिए कह रहे हैं, बाजारों के अंदर सख्ती बरती जाए। मगर यहाँ पर दोनों ही तरफों से, यानी दिल्ली पुलिस की तरफ से कहें और एसडीएम की टीम की तरफ से कहें, दोनों ही टीमों से तरफ से थोड़ी बहुत लापरवाही की जा रही है, जो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है। अगर एसडीएम की टीम यानी कि सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं, वो अगर सख्ती बरतते हैं, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनके ऊपर लगातार जुर्माना किया जाता है और बाजारों के बीच में जाकर, यानी कि एक कोने पर तो खड़े होकर वहां पर ड्यूटी की जाती है, मगर दूसरे कोने पर नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी लापरवाही है, जिसकी वजह से जनता जो है वो अनदेखी कर रही है। मगर यहाँ पर जब तरीके सख्ती की जाएगी, 2,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और सख्ती की जाएगी, तो कहीं ना कहीं जनता भी अपने आप को कदम उठाती हुई नजर आएगी, मास्क का इस्तेमाल करती नजर आएगी। मगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी सख्ती नहीं है। हाँ, मीडिया के लोग जरूर जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सख्ती जरूर की जाती है, मगर उसके बाद में फिर वो नॉर्मल होता नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को सख्ती बरतनी होगी और जनता को भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर अंकुश लगाना होगा। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो लगातार दिल्ली में कोरोना की स्थिति बढ़ती जा रही है और इसको लेकर दिल्ली सरकार पूरे तरीके से अलर्ट है।
तो चलिए अगली खबर की रुख करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल पेश करने के 24 घंटे के भीतर ही आम आदमी पार्टी ने भी अपना पंजाब मॉडल पेश कर दिया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 10 सूत्रीय पंजाब मॉडल पेश किया और दावा किया कि इससे पंजाब खुशहाल बनेगा। उन्होंने ऐलान किया कि चुनाव में आप सीएम चेहरे के साथ ही उतरेगी। अगले हफ्ते सीएम के चेहरे का ऐलान भी कर दिया जाएगा। वहीं टिकट बेचने या खरीदने के आरोप लगाने वालों को उन्होंने चुनौती दी है कि वो ये चीज सबूतों के साथ साबित कर दें तो वो टिकट खरीदने और बेचने वाले दोनों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करवाएंगे, भले ही अपनी सीट खाली क्यों न करनी पड़े, लेकिन उक्त लोगों को उनको जहन्नुम तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं सीटों की और वोटों की, उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन उन्होंने दिया है, लेकिन सबूत उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सबूत भी लेकर आए। आपको बता दें कि 10 सूत्रीय पंजाब मॉडल पेश कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने और ये भी कहा है कि अगले हफ्ते सीएम चेहरे का भी ऐलान कर दिया जाएगा और पंजाब में सीएम चेहरे के साथ ही सीएम के साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार चुनावों में उतरने वाली है। कांग्रेस सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, बेअदबी के कांड हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ब्रीच हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। लोगों के मन में अब बड़ा एक सहमी सी है जनता। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, शांति होगी चारों तरफ, बेअदबी करने वालों को जितनी पुरानी घटनाएं हुई हैं उन सबको इंसाफ दिलाया जाएगा, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी कि दोबारा कोई इस तरह से ना कर सके। और किसी भी सुरक्षा हो, चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, चाहे आम आदमी की सुरक्षा हो, सबको सुरक्षा सही देने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार, आने वाली पंजाब सरकार। आज का क्या मुद्दा रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आज आइए बैठ बात करते हैं। या कोई गारंटी आ सकती है जिस पर सीएम चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से 10 सूत्रीय एजेंडे जो हैं वो दोनों पार्टियों ने पेश कर दिए हैं, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले अपने एजेंडा पेश किया, उसके बाद केजरीवाल ने भी अपना 10 सूत्रीय जो पंजाब मॉडल है वो पूरा पेश कर दिया है। इस मॉडल की जो खासियत है वो भी बताएं और वाकई क्या इस मॉडल से आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगी पंजाब में? तो एक दिन पहले अगर आप सीधे तौर पे देखें, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पंजाब मॉडल पेश किया, तो उसके ठीक अगले दिन खुद अरविंद केजरीवाल अपना पंजाब मॉडल पेश कर रहे थे कि उनका जो पंजाब मॉडल पेश किया गया वो उन्हीं के पुराने सभी वादों को एक कंपाइलेशन की तरफ देखें। देखिए, उन्होंने जो पहले वादे किए थे, अगर हम सीधे तौर पे बात करें, जैसे शिक्षा से लेके बात करें, पंजाब में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का बुरा हाल है, उसके ऊपर वो और ज्यादा काम करेंगे, नए स्कूल बनाए जाएंगे, स्कूलों को अच्छा किया जाएगा। तो उसके ऊपर उन्होंने बात की, पंजाब में दिल्ली की तरह 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल्स को और अच्छा किया जाएगा, छोटी से लेके बड़ी बीमारियों तक का इलाज फ्री होगा। इन सभी चीजों में बात की गई। बिजली के ऊपर उन्होंने बात की, 24 घंटे बिजली प्रोवाइड की जाएगी, बिजली के दाम सस्ते किए जाएंगे, महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे 18 साल से ऊपर के लोगों को, खेती व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, उद्योग एवं रोजगार की बात की उन्होंने कि इंडस्ट्री व उद्योग को उठाने के लिए काम किया जाएगा। तो इन सभी मुद्दों के सीधे आप देखें तो जो पहले बातें कर चुके हैं, वो जो सभी वादे से सभी प्रॉमिसेस कर चुके हैं, उन सबको दोबारा रिपीट किया जाएगा। अगर इसमें क्या है कि 2 एड ऑन अगर हम देख सकते हैं, पंजाब में शांति व्यवस्था कायम करने का एक उन्होंने मुद्दा रखा है, पंजाब को नशा मुक्त करने का मुद्दा रखा है। तो ये सभी वादे जो उन्होंने दोबारा कंपाइल करके सोची है। अगर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, तो वैसे ही अब आप देख रहे हैं कि कंसोलिडेटेड फ्रंट अब दिखाना शुरू किया जा रहा है। एक जो अहम कल उम्मीद की जा रही थी यहाँ पे पहले कि आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री चेहरा अनाउंस कर सकती है, पर इससे पहले ही कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए थे कि नहीं, आज हम ये अनाउंस नहीं करेंगे, अगले हफ्ते
ये अनाउंस किया जाए। आज हम सिर्फ वादे अनाउंस कर रहे हैं और ये वादे ही वो आज फिर से अनाउंस करके गए। अगर वो शुरुआत देखिए तो नशों से शुरू की थी। सबसे पहले उन्होंने बात की थी कि पंजाब में कुछ हुआ तो कनाडा चले गए और जो कुछ बचे हैं उन दो नशे के आदी हो चुके, तो उनको नशे से बचाने के लिए गिरोह को सभी तरह की गिरोह खत्म किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का पुराना मैनिफेस्टो है तो उससे थोड़े लोग मैच भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें जो कई वादे हैं कि पंजाब को नशा मुक्त, पंजाब में नया कारोबार, पंजाब में एजुकेशन को और अच्छा करना, उन सभी वादों से मैच करते हुए नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि किसका मॉडल लोग ज्यादा पसंद करेंगे, क्या वो नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा पेश किया गया पंजाब मॉडल ज्यादा पसंद किया जाएगा या फिर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपना पंजाब मॉडल पेश किया, क्योंकि उन्होंने अपना मॉडल कई हिस्सों में पेश किया कि वो जब भी अगर हम पहले बात करते थे, जब भी आते थे किसी एक मॉडल के ऊपर बात करके जाते थे और अब वही सब मॉडल को उन्होंने एक तरह से कंबाइन करके लोगों के सामने पेश किया है। जी अमित, फिलहाल जिस तरीके से सीएम चेहरे की बात की गई है, अगले हफ्ते अनाउंस किया जाएगा सीएम चेहरा और ये साफ कर दिया गया है कि आम आदमी पार्टी सीएम चेहरे के साथ ही उतरेगी चुनावों में। तो क्या मान लिया जाए कि भगवंत मान ही सीएम का चेहरा होने वाले हैं, क्योंकि पंजाब में और कोई ऐसा बड़ा चेहरा दिखता नहीं है आम आदमी पार्टी के पास? देखिए, पहले जहां अटकलें चल रही थी कि किसान नेता बलवीर राज्यवाल को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करके सीएम चेहरा बनाया जा सकता है, तो वो अटकलें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि खुद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी ऑफिशियली बना ली और अपने आप को एज ए कैंडिडेट भी लॉन्च कर लिया। अब लगातार जो सूत्रों से जानकारी आ रही है कि खुद भगवत मान ही नया चेहरा होंगे, पर सवाल ये है कि अभी भी इसे कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भगवत मान ही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा हो तो फिर आखिर इतना लेट क्यों, आखिर ये डिसीजन इतना लेट क्यों किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल बार बार उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक हफ्ते बाद ही क्लियर होगा क्या एक्चुअल में ही भगवत मान को चेहरा मिला है या फिर पैराशूट करके कोई नया चेहरा आगे लाया जा रहा है, या ही आम आदमी पार्टी में से कोई पुराना नेता ही आगे लाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तो देखिए, राज्यपाल के उस अगर हमने जब उनके वो पूछा गया था सवाल तो उसी दौर बोले कि हमने 2 बार सर्वे कराया और रिस्पॉन्स 0 आया। तो वही क्या भगवत मान का भी सर्वे हुआ, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आया, शायद इसलिए इतनी डिले की जा रही है। तो ये सब चीजें एक हफ्ते तक ही क्लियर होंगी, पर अभी जैसी अटकलें आ रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अभी भी हम सीधे तौर पर कह सकते हैं भगवत मान का चेहरा साफ नहीं हुआ है। अभी भी हम ये पूरी श्योरिटी के साथ आम आदमी पार्टी खुद ये नहीं कह सकती कि हमारा सीएम चेहरा कौन होगा, उसकी लास्ट मोमेंट तक नए चेहरे आने के चांसेस होंगे। जी ठीक है अमित, फिलहाल नया चेहरा भी आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ केजरीवाल ने एक और अहम बात कही है जिसमें उन्होंने कहा कि चाहे उनको अपनी पार्टी छोड़नी पड़े, लेकिन अगर कोई वोट और सीट की खरीद फरोख्त कर रहा है तो उसको वो जहन्नुम तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये बात केजरीवाल ने खुद कही है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उन्होंने ये कहा कि अगर आप सबूतों के साथ हमारे सामने ये बात रखते हैं तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ये देखिए, वो सीधे तौर पे चीज कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास प्रूफ है कि कौन पैसा ले रहा है और कौन पैसा दे रहा है, उसका आप सबूत ले आते हैं तो हम उन्हें बाहर कर देंगे। सीधे तौर पर उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे उस सीट से इलेक्शन ना लड़ना मंजूर होगा, कि वो सीट हम खाली छोड़ देंगे कि अगर वहां पे कैंडिडेट पैसा देता हुआ पाया गया और कोई हमारी पार्टी का ही व्यक्ति उस सीट देने के लिए उससे पैसा लेता हुआ पाया गया, तो सीधे तौर पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो भ्रष्टाचार फ्री है। जो पार्टी अपने कैंडिडेट चुनती है वो बिल्कुल ही निरपेक्ष होकर बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के चुनती है। तो इस चीज में उन्होंने अपना स्टैंड ये क्लियर करके रखा हुआ है, क्योंकि सीधे तौर पर कई एलिगेशंस लग रहे थे कि आम आदमी पार्टी चाहे चंडीगढ़ की बात करें चाहे पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर सीट्स में किसी भी इलेक्शन के लिए सीट देने के लिए पैसे मांगने की बात बार बार सामने आ रही थी। इस एक चीज पे अरविंद केजरीवाल अपना स्टैंड क्लियर करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि अगर कोई प्रूफ लाके देता है कि यहाँ पे हमारा ये कैंडिडेट पैसे दे रहा है सीट लेने के लिए और यहाँ से पार्टी से ये व्यक्ति पैसे ले रहा है, तो मैं दोनों को पहले बाहर करूंगा, चाहे वो अकेले ही ये सबसे मजबूत कैंडिडेट ही क्यों ना हो उस जगह से। जी ठीक है अमित, फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम ऐलान किए गए हैं, चाहे नशे की बात हो, और उन्होंने ये कहा कि जो भी उनका 10 सूत्रीय पंजाब मॉडल है उससे पंजाब खुशहाल होगा। क्या वाकई पंजाब की जनता को उनके वो वायदे, उनके वो दावे मिल गए हैं जो वो ढूंढ रही थी? देखिए, यही बात मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मुद्दे रखे हैं वो एक कॉम्बिनेशन है कि देखिए, पहले भी अरविंद केजरीवाल आते रहे, पर मैं आपको बता दूं हर बार एक पर्टिकुलर माइक्रो प्रॉमिस करके गए थे कि नशे के ऊपर बात करके गए, एजुकेशन के ऊपर बात करके गए, उद्योग के ऊपर बात करके गए, हेल्थ के ऊपर बात करके गए, शिक्षा के ऊपर बात करके, वो सिर्फ एक सिंगल टॉपिक पे पहले आके अगर आप उनकी रैलियां देखें तो सिर्फ एक सिंगल टॉपिक पर आते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है ताकि लोगों में वो अपने उस एक मुद्दे को स्पष्ट करके रख सके। और वो ये एक चीज अगर हम
देखेंगे आप उसका कंपाइलेशन हमें कल देखने को मिला कि वो 10 मुद्दे जो पहले वो कंपाइल करके जो अलग अलग मौकों पे लोगों को वादे करके गए थे उन सबको उन्होंने एक साथ कंपाइल कर दिया। जो पिछले 2 से 3 महीने से वो लगातार पंजाब आ रहे थे जिसमें उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए अलग अलग वादे किए थे उन सबको एक कंबाइंड लिस्ट में रिप्रेजेंट कर दिया है। और अब उस कॉम्बिनेशन लिस्ट का असर बहुत कौन पड़ेगा? देखिए पहले वो अलग अलग लोगों में बटी हुई थी, हर एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर पॉइंट शूट कर गया। अगर लोगों को रिस्पॉन्स है, किसी को एजुकेशन से रिलेटेड मतलब है, किसी को अगर हम कहें कि खेती से मतलब है, किसी को उद्योग से मतलब है, तो उन सब ही लोगों को जहाँ पहले उन्होंने सिंगल लेवल पर टारगेट किया अब उसे कंबाइंड लिस्ट करके कंबाइंड लेवल पर टारगेट किया। पर बात यह है कि अब उन्होंने कंबाइंड तो लिस्ट कर दी, पर क्या लोग भी कंबाइन हुए हैं या फिर अभी भी सिर्फ वही लोग ही जुड़ पाए हैं जो सिर्फ आम आदमी से रिलेटेड है? कि बात यह है कि क्या वो 10 पॉइंट जो अलग अलग करके लोगों से जोड़ने की कोशिश की थी और अब उनको कंपाइल करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लोग भी उस हिसाब से कंपाइल हुए हैं? क्या लोग भी 1-on-1 पार्टी से जुड़े हैं? क्यों ये 10 के 10 मुद्दे हर एक व्यक्ति से कहीं ना कहीं कोरिलेट जरूर करते हैं, पर सवाल ये कि बाकी सभी पार्टीज के भी मुद्दे उनसे कोरिलेट करते हैं, वो भी इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर उनसे चर्चा कर रही है। तो सवाल ये है कि सपोज किस पे जाएगा? आम आदमी पार्टी का पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है, पर अगर इस दौर में बात करें तो कांग्रेस का भी पोर्टफोलियो अच्छा है। पर सवाल ये है कि वादे तो हर एक पार्टी अच्छा ही करती है, तो लोग किसे चुनते हैं? सवाल ये बहुत बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। लगातार जिस तरीके से पंजाब में ये तमाम चीज़ें हो रही है उसमें देखना होगा कि किस तरीके से पंजाब में पंजाब की जनता किस पार्टी पर अपना विश्वास जताती है। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के मद्देनजर पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों ने और पश्चिमी रेलवे के जीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि पश्चिम रेलवे के जीएम आलोक कंसल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में अपर महाप्रबंधक, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक, सभी 6 मंडलों के डीआरएम, जगजीवन राम अस्पताल के चिकित्सा निदेशक और रेलवे अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। महाप्रबंधक ने कोविड बेड, कोविड आईसीयू बेड, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, पीपीई किट, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, रेलकर्मियों के टीकाकरण के साथ साथ अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के साथ साथ रेलकर्मियों और उनके परिवारजनों के टीकाकरण पर विशेष ध्यान देते हुए कोविड तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बाल चिकित्सा वार्ड के कामकाज, बच्चों के टीकाकरण सहित स्वास्थ्य देखभाल और रेलवे के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को बूस्टर खुराक के प्रावधान की भी समीक्षा की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही है, नए मामले लगातार महाराष्ट्र में आ रहे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई की बात करें तो पहली और दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित था और इसी के मद्देनजर पश्चिमी रेलवे भी लगातार अपनी तैयारियों की समीक्षा कर रहा है और तैयारियां भरपूर है। क्या कुछ फिलहाल जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जिस तरह से रेलवे ने अपनी तैयारियां की थी, रेलवे ने ऑक्सीजन प्लांट से लेकर ऑक्सीजन मुहैया करवाने तक लगातार लोगों की सेवा की। इस बीच रेलवे कर्मचारियों हो या फिर रेलवे अधिकारी हो या फिर रेलवे से जुड़े तमाम जो उनके परिवार हैं, उनकी देखरेख, उनके टीकाकरण और उनके स्वस्थ होने की लगातार जो कोशिशें हैं वो रेलवे ने किया। हालांकि रेलवे ने अत्याधुनिक सुविधाओं द्वारा किया। एक बार फिर से जब मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर रेलवे प्रबंधन ने कल एक वर्चुअल मीटिंग की जिसमें रेलवे के सभी 6 मंडलों के निदेशक, रेलवे अस्पतालों के सभी जो अधिकारी, इसके अलावा रेलवे के तमाम डीआरएम मौजूद रहे। इस बीच यह चर्चा की गई कि किस तरह से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए रेलवे तैयार है और खासकर रेलवे की उन तैयारियों की समीक्षा भी की गई जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर ऑक्सीजन प्लांट से लेकर पीपी किट से लेकर और ऑक्सीजन आइसोलेटेड आईसीयू बेड की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। लगातार तैयारियों को लेकर समीक्षा की जा रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रेलवे में भी कहीं ना कहीं तमाम पाबंदियों के बाद भी भीड़ देखने को नजर आती है, इसको लेकर लापरवाही आम जनता की हम कहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से तमाम स्थिति हमारे सामने है उसके बाद भी इस तरीके की लापरवाही। लेकिन फिलहाल रेलवे प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए मुस्कान जी, रेलवे प्रशासन पहले से भी ये कर रही थी कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन के दोनों डोज लिए रेलवे प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी काफी
भीड़ भी देखी जा रही है। काफी लोगों को सूचना देखी जा रही है, क्योंकि काफी समय से 18 महीने से मुंबई की लोकल बंद थी। अब जब से लोकल चालू की गई है, तब से आम जनता लगातार रेलवे में प्रवास कर रही है। हालांकि रेलवे प्रशासन लगातार अपने अधिकारियों, महानगर पालिका और बिहार रेलवे पुलिस को मुस्तैद किया कि पूरी नजर रखी जाए, लेकिन उनके बावजूद भी भीड़ देखी जाती है। हालांकि अब रेलवे द्वारा भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मास्क की कार्रवाई करें और लोगों को सूचित नहीं करते हैं उसका भी जो है कोविड की धाराओं के तहत उससे मामला दर्ज किया है। इस तरह की बातें कह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ जो है कहीं कहीं कम नहीं हो रही। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से पश्चिम रेलवे के जीएम ने आईसीयू बेड है, कोविड बेड और तमाम ऑक्सीजन वेंटिलेटर, तमाम चीजों को लेकर समीक्षा बैठक की है, क्या कोई खामी रेलवे के जो तमाम जो अस्पताल है उनमें पाई गई है? बिल्कुल, देखिए कोविड के दौरान जिन हॉस्पिटलों को रेलवे कर्मचारियों और रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके परिवार से जुड़े लोगों के लिए इलाज के लिए जो बनाया गया था, बीच में दूसरी लहर की कमजोर पड़ने के बाद वो शायद ढीलता बरती गई थी। उसको देखते हुए एक बार फिर से रेलवे प्रशासन मुस्तैद है कि जब तीसरी लहर है, ऐसे में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं वो कहीं कहीं रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर रेलवे ने अब तक 81,594 लोगों को जो है चिन्हित किया है, जिसमें से 91.16 लोगों ने ही कोविड की पहली डोज ली है, यानी कि दूसरी डोज लेने वाले की संख्या अभी काफी है। तो उसको लेकर भी कहीं कहीं रेलवे की तैयारियां हैं और लगातार रेलवे इसी तैयारियों के साथ देखना चाहती है कि जब कोरोना की तीसरी लहर लगातार आक्रामक है, लोग संक्रमित बड़ी संख्या में हो रहे हैं, उसको लेकर कहीं कहीं तैयारियां पूरी हुई है या नहीं, या कोविड जो अस्पताल तैयार किए गए हैं इलाज का किस तरह के ब्यौरा, इस तरह की जानकारी जो है रेलवे अपनी तैयारी करना चाहती है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।